हेलो बच्चों, हम जो अपना लेसन ले रहे हैं सामाजिक में विविधता वाला, उसमें दो क्षेत्र हम देखेंगे भारत के। उसमें क्या अंतर है दोनों के रहन सहन में, वहाँ की भाषाओं में क्या भिन्नता है वहाँ। एक तो है लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और दूसरा है केरल, दक्षिण भारत में। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी बुक में भी है, ऊपर चित्र आपको दिख रहा है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ वाला रेगिस्तानी इलाका है ये, और जम्मू कश्मीर के वहाँ पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है। जहाँ रेगिस्तान है तो वहाँ खेती तो संभव है नहीं, क्योंकि बारिश होती नहीं है। पूरे समय ये ऊंचाई पर है तो बर्फ़ से ढका रहता है। बहुत कम पेड़ हैं, जैसे कि अपन रेगिस्तान में देखते हैं। अपने राजस्थान की स्थिति आपको पता है, पश्चिम में जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर रेती रेत है, वनस्पतियाँ होती नहीं हैं वहाँ पर। जीवन लोगों का बड़ा कठिन है, क्योंकि पानी की कमी होती है, भूमिगत जल स्तर होता नहीं है वहाँ पर, बहुत नीचाई पर होता है। तो ऐसे यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ होते हैं, लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पीने के लिए लोग जो है पानी, जो बर्फ़ होती है उसके पिघलने का इंतज़ार करते हैं, या उसके पिघलने वाली बर्फ़ पे निर्भर रहते हैं गर्मी के महीनों में, ठीक है। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। यहाँ पे लोग एक बकरी पालते हैं, उससे बकरी का जो बाल होते हैं उससे उनको एक ऊन मिलता है, उसको पश्मीना कहते हैं। बच्चे, पश्मीना जो ऊन होता है बहुत महंगा होता है। उस पश्मीने से ये शॉल बनाते हैं, ये शॉल बहुत महंगी होती है। तो लद्दाख के लोग इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के जो व्यापारी हैं उनको बेच देते हैं। तो कश्मीर में जो है पश्मीना शॉलें जो है बनाई जाती हैं। यहाँ के लोगों का जो खान पान है उसमें ये लोग दूध से बने पदार्थ, जैसे मक्खन है, चीज़ है ना, ये मांस खाते हैं। और इनके परिवार के पास कुछ जानवर भी पालते हैं लोग, जैसे गाय है, बकरी है, याक, ठीक है। और ये जो लद्दाख क्षेत्र है, हालांकि दूर दराज का है, ऊंचाई पर है, पर पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और पुराने समय में व्यापारी लोग भी यहाँ आया करते थे और यहाँ से कच्चा रेशम ये सब लेकर के चलते थे। लद्दाख के जरिए ही यहाँ पे अगर अपन धर्म की बात करें बच्चों, तो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। और लद्दाख की स्थितियाँ ऐसी है कि लोग इसको छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम धर्म का है यहाँ पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुसलमान भी यहाँ रहते हैं। और इनकी अगर रुचि देखें अपन, तो यहाँ पे गाने, कविताएं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका संग्रह इन्होंने कर रखा है, मौखिक संग्रह। एक मुख्य बात आती है, तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मुसलमान, बौद्ध, ये दोनों ही इसको गाते भी हैं और इस पर नाटक खेलते हैं। ये देखिए नीचे चित्र में आप पश्मीना शॉल बुन रही है एक वहाँ की महिला। ये यहाँ का जीवन है। और फिर हम दूसरे हिस्से में आते हैं, केरल। केरल कहाँ है बच्चों? अगर भारत के नक्शे में आप ध्यान दें तो दक्षिण भारत में, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, नीचे नीचे वहाँ पर दक्षिण पश्चिम कोने में। अब ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको अपना राजस्थान पता है, राजस्थान से नीचे गुजरात, उसके सहारे सहारे अगर अपन समुद्र के सहारे सहारे नीचे तक आते हैं बाउंड्री में, सीमा पर, तो बिल्कुल अंतिम लास्ट उसमें केरल एक राज्य है। ये समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ तो समुद्र आ जाता है सीमाओं पर और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। बच्चों, ये जो क्षेत्र है बहुत गर्म क्षेत्र है। यहाँ पर जैसे गर्म मसाले, काले मिर्च, लौंग, इलायची ये उगाए जाते हैं। और मसालों के कारण ही यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी जो है आते हैं। पुराने समय में अरबी लोग, अरब देश के यहूदी व्यापारी केरल आए,
ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के समय उनके जो धर्मदूत हैं ये भी यहाँ पर आए थे और ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कई अरब से व्यापारी भी यहाँ आए हैं व्यापार करने के लिए और यहाँ पे इन्होंने व्यापार भी किया, यहाँ पर रहे। यहाँ एक व्यापारी का नाम आ रहा है इब्न बतूता। और जो भी यात्री आया उसने भारत जब भी कोई आया तो उसने यहाँ के बारे में अपने जो है पुस्तक लिखी है या ग्रंथ लिखा है, उसमें अपने पूरे जीवन का यात्रा का वृत्तांत उसने लिखा है। और मुसलमान धर्म जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। आपने बच्चे छोटी क्लास में नाम सुना होगा वास्को डी गामा। भारत आने वाला जो यात्री था वास्को डी गामा, पुर्तगाल से यूरोप से यहाँ तक का वो रास्ता तय करके आया और केरल के ही तट पर आकर के वो सबसे पहले उतरा था कालीकट में। केरल के लोग जो हैं बहुत धर्मों का पालन करते हैं। हिंदू धर्म तो है ही, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध धर्म यहाँ पर शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए हैं। चीन आपको मालूम ही कहाँ है, ऊपर तिब्बत से ऊपर। और यहाँ पे चूँकि समुद्र पास में है तो जो मछली पालन है वो भी यहाँ पर हो रहा है। तो मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े जाल होते हैं। ये देखो आप ऊपर चीनी जाल देख रहे हो आप मछली पकड़ने का, इसलिए ये चीनी जाल जो होते हैं इसको चीना वाला कहते हैं। और खाना बनाने के लिए तलने के लिए जो ये बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसको चीना चट्टी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे चीन का प्रभाव है, चीन के व्यापारी यहाँ आए थे। और केरल की जो जलवायु है उसकी वहाँ की जो ज़मीन है ये चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ के लोगों के खान पान में चावल का ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा मछली भी खाते हैं लोग, सब्जी भी खाते हैं। तो ये यहाँ पर है। अब ये बच्चों अपने दो जो क्षेत्र देखे दोनों की स्थितियाँ बहुत अलग अलग हैं। जहाँ केरल में मसाले की खेती संभव है तो वहाँ लद्दाख में ऊन इसका व्यापार हुआ है। और किसी भी क्षेत्र में वहाँ के सांस्कृतिक जीवन का प्रभाव पड़ता है, ऐतिहासिक जो है भूगोल जो है उसका रिश्ता यहाँ पर है। तो यहाँ दोनों क्षेत्र में इतिहास में संस्कृति का प्रभाव है। ठीक है, दोनों ही क्षेत्र में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया यहाँ पर। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, संस्कृति, रीति रिवाज, जीने का तरीका जो होता है तो उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। तो विविध संस्कृतियाँ जो होती हैं इसका प्रभाव पहले भी था और वर्तमान में भी है। भले ही भौगोलिक संस्कृतियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, किंतु उसका प्रभाव जो होता है जब कोई व्यक्ति वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पर वहाँ के रीति रिवाज, परंपराओं में घुलना मिलना आसान हो जाता है। जिस तरह से हमारे आस पड़ोस में भी अगर हम देखें विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं पर हम एक दूसरे के रीति रिवाज, परंपराओं में आपस में घुल मिल जाते हैं। क्योंकि भारत जो है वो विविधता में एकता का स्रोत है। जब अंग्रेज अपने देश में थे बच्चों तब भी स्वतंत्रता संग्राम में सारे लोग शामिल थे, अलग अलग परिवेश के। सब ने एकजुट होकर के आंदोलन में भाग लिया, इकट्ठे जेल गए अंग्रेज़ों का। सब ने अपने अपने तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों का विचार था कि ये जो भारतीय हैं सब अलग अलग विभिन्नताओं में बटे हुए हैं, इनको तोड़ना आसान रहेगा और उनका राज चलता रहेगा। किंतु जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी गई उनको देश से बाहर निकालने के लिए, तो लड़ाई में सारे समुदाय के लोग, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, किसी भी धर्म जाति हो, सब ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी। तो ये अपने भारत में विविधता में एकता का पोषण है। एक बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी कविता भी दी हुई है जो स्वतंत्रता संग्राम का देखिए। उसके बाद जो स्वतंत्रता मिली
यहाँ एक चित्र देख रहे हो आप, नेहरू जी भाषण दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उसका चित्र है। और ये जो भी मैंने गीत की बात की थी, ये अमृतसर में आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे ब्रिटिश जनरल ने पार्क में इकट्ठे हुए लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। उन शहीदों की याद में ये गीत गाया जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम जब हमारे यहाँ शुरू हुआ, उस समय झंडे की भी कल्पना कर ली गई कि इस झंडे में कैसे बनाया जाएगा, और इस झंडे को भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ शामिल किया गया। जवाहरलाल नेहरू की भी एक किताब है, भारत की खोज, ये पुस्तक का नाम है बच्चों। उसमें भी इन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता जो है ये भीतर तक भरी हुई है, ये हमारे विश्वास प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। और इन्होंने ही भारत में अनेकता का एकता का जो विचार है वो बताया कि एकता किसी को थोपी नहीं जाती, ये अपने आप ही जो है व्यक्ति के भीतर होती है, और एक तरह से ये भावना होती है जो कभी ना कभी सामने आती है। और जब अंग्रेज़ों के समय हमें आवश्यकता थी तो सारे देशवासी जो थे वो एकजुट हो गए, और यही हमारी विविधता में एकता का परिचय